नमस्कार दोस्तों, हम यूपीपीसीएस में विगत वर्षों के राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न हैं 2012 से 2020 तक उसका फास्ट रिवीजन कर रहे थे। 2012, 13, 14, 15 का रिवीजन हो चुका है। अब इस वीडियो में आपको 2015 में 2 एग्जाम हुए थे, एक री एग्जाम तो उसका प्रश्न और 2016 के प्रश्न दोनों आपको मिलेंगे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो विकल्प सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद जो था वो सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित था। और इससे जुड़े हुए जो पूर्व प्रश्नों में आए हुए थे वो ये था, एक क्वेश्चन पूछा 2012 में कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? तो 15 जून 2005 को स्वीकृत किया गया। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे। वर्तमान से संबंधित एक फैक्ट ये है कि अगर पूछ ले एग्जाम में कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ये दृष्टि वाले टेस्ट पेपर में था। तो लेकिन 2021 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब भी आप जाएँ तो ज़रूर इसका अपडेशन कर लें नेट से। अब देखिए 88, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? तो जो मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है पहले उसे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, तो ये है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संख्या 4 में ये बात लिखी हुई है। बी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, तो ये बातें भी मौलिक कर्तव्य संख्या जो 6 है उसमें ये बातें दर्ज है। अब डी नंबर ऑप्शन, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, तो यह भी मौलिक कर्तव्य संख्या 9 में दर्ज है। तो इसमें पूछ रहा था सम्मिलित नहीं है, तो जबकि सी नंबर ऑप्शन जो है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनुच्छेद 40 डीपीएसपी का पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और जब ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं अनुच्छेद 40 की, तो याद रखना है कि ये अनुच्छेद 40 जो है वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। 89, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो संसद बना सकता है। समझ में आया? देखिए जितने भी विषय हैं वो 3 सूची में बटे हुए हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। लेकिन कुछ ऐसे भी तो मामले हैं जो इन तीनों में दर्ज नहीं हैं। तो जब इन तीनों में दर्ज नहीं है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो उस पर कानून संसद बनाएगी। ये बात कहाँ लिखा हुआ है? ये बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 248 में कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होगी। अब देखिए 90, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश कार्य करते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधान न्यायाधीश। विकल्प ए इसका आंसर हो गया। और ये बातें अनुच्छेद 65 में तो है ही, साथ ही साथ राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 है तो उसमें भी ये दर्ज है। अब 91 कथन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। तो जिस समय ये प्रश्न आया था उस समय शायद ये सही है, लेकिन अभी इसमें परिवर्तन हुआ है तो इसमें अपडेशन की ज़रूरत है। वैसे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप भी एक बार लक्ष्मीकांत या जो भी आपका बेसिक बुक है उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए मुझे ये पता है कि अब ये अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सिर्फ और सिर्फ मुख्य न्यायाधीश ही रहेंगे। मुख्य जो शब्द बता रहा हूँ ये अंडरलाइन करने वाली बात है। तो मुख्य न्यायाधीश नहीं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी हो सकते हैं। अच्छा, कारण में इसमें दिया हुआ है उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत, मतलब जो भी पहले हो, धारित करता है। तो इसमें भी परिवर्तन किया गया है। 70 वर्ष तो मैक्सिमम है, लेकिन 3 वर्ष लिखा हुआ है, 3 वर्ष या 70 वर्ष तो ये लिखा हुआ है। तो ये आप मेरी बात समझ में आ गए तो ठीक है, नहीं तो आपका जो बेसिक बुक या नोट्स है उससे ज़रूर आप इसको अपडेट कर लीजिए अच्छे से। वैसे इतना ही अपडेशन है, काफ़ी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित, उसको मैं यहाँ लिख चुका हूँ तो आप थोड़ा सुन लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 6 सदस्यीय समिति करती है और उसमें से 5 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होते हैं। तो इसके अध्यक्षता कौन करती है समिति की, ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जवाब का। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित। अच्छा, ये कथन और कारण है तो मैं पढ़ देता हूँ डायरेक्ट कथन। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो हाँ कई बार तो ये आ चुका है। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक निकाय है। क्यों? क्योंकि 243 आई अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर इस राज्य वित्त आयोग का नियुक्ति करता है। और इसका काम क्या है?
इसका काम है पंचायती राज व्यवस्था का आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना। कारण क्या है इसके पीछे? संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, तो कारण गलत है, कथन सही है, इसलिए विकल्प इसका सी हो जाएगा, ए सही है, आर गलत। कर सकता है मतलब संघीय वित्त आयोग भी पंचायती राज व्यवस्था को वित्त सहायता देने के लिए संस्तुति करता है। कुल मिला के बात यही हुआ। अब देखिए, अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। देखिए पीडीएफ तो मैं दे ही दिया हूँ, तो आप ले लीजिएगा। जब आप पीडीएफ अपने पास रख करके वीडियो सुनते हैं ना, तो मैं एक सलाह दे रहा हूँ, वैसे ही आप नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित जो भी बात आपको कुछ पॉइंट याद आए, 1 2 3 4, तो वहाँ पर उसको लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा, याद रहेगा। तो ये थोड़ा सा बेहतरी की दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है, तो मुझे लगा आपसे बताना चाहिए मुझे। 93, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो संविधान का अनुच्छेद जो 100 है, 100, तो 101 के अनुसार ये बात कहा गया है कि वैसे तो समान स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर मत नहीं देगा, लेकिन अगर मत बराबर हो जाए, विरोध में भी सेम उतना ही संख्या हो जितना पक्ष में संख्या हो, तो फिर निर्णायक मत वो देगा कौन? 101 के अनुसार स्पीकर देता है। 94, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होता है, विकल्प सी इसका आंसर हो गया। लेकिन जब रिट की बात कर रहे हैं तो 2-3 फैक्ट हमें याद आना चाहिए। वो क्या? यही सब बात मैं कहता हूँ आपको लिखने के लिए, लिख लीजिए जो भी आपको याद आए। जैसे जो मुझे याद आ रहा है मैं तो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मुझे पहली बात क्या याद आ रही है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों रिट जारी करते हैं। रिट कितने प्रकार के जारी होते हैं? 5 प्रकार के जारी होते हैं। उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति और उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति की अगर बात करें, दोनों की तुलना करेंगे, तो उच्च न्यायालय की शक्ति ज़्यादा होती है, विस्तृत होती है रिट जारी करने की, जबकि उच्चतम न्यायालय की कम होती है। फिर से बोल रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय की कम होती है, उच्च न्यायालय की ज़्यादा होती है। अच्छा, एक फैक्ट और याद आ रहा है, उच्च न्यायालय रिट जारी करती है संविधान के किस अनुच्छेद में है? 226 में है। और यही उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछे तो उच्चतम न्यायालय के लिए है ये अनुच्छेद 32 में। और एक बात और कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखने योग्य है ये बातें। 97, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। तो सिर्फ यही पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार बता देना है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। तो विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये किसको प्राप्त है? ये प्राप्त है भारतीयों को, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद के बारे में भी मैंने कहीं पे शायद आपको दृष्टि का या कोई टेस्ट पेपर सॉल्व कराते समय या प्रीवियस के समय बताया हूँ कि 14, 15 और 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। फिर से बोल रहा हूँ, 14, 15 यानी 14, 15, 19, 29 यानी 19, 29 और 30 ये 5 आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अब देखिए 98 नंबर कथन है फिर से, तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो बिल्कुल संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण क्या है? ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। भारत का निर्वाचन आयोग सिर्फ आम लोकसभा चुनाव कराता है, विधानसभा चुनाव कराता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव इत्यादि कराते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण या पंचायती राज व्यवस्था या फिर शहरों में पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात की जाए, नगरीय प्रशासन की बात की जाए, तो इन सब के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है और यह एक संवैधानिक अधिकरण मतलब संस्था है। अच्छा, अब आपके लिए एक प्रश्न है, आंसर दीजिए आप, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका। आप टाइप जितना करेंगे कमेंट बॉक्स में उतना ही ज़्यादा रिवीजन आपका होगा। और टाइप करने में दिक्कत हो रहा है, असहजता महसूस होती हो तो कम से कम लिख लीजिए उसको। मैं प्रश्न कर रहा हूँ। पहला प्रश्न ये, अभी हमने पढ़ा था फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, तो इसका वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया हुआ है? दूसरा, आप ये भी आपको जानना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया हुआ है। अच्छा, एक और आया था, तो वो जो आया था ये कि ST SC को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण है, तो वो कौन था? वो तो 243D था, तो उसका मैं बता दिया। बाकी जो 2 छोड़ दिया हूँ उसका आप ज़रूर टाइप कीजिए, यह लिख लीजिए। 99, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो महाभियोग का संबंध अनुच्छेद 61 से वर्णित है। और ये भी पता होना चाहिए कि 14 दिन पूर्व प्रस्ताव दिया जाता है जिसपे 1/4 भाग मतलब 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। 100 नंबर, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो एकहरी नागरिकता ये संघीय लक्षण नहीं है। तो जो है संघीय लक्षण वो देख लेते हैं। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा ये संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान ये भी संघीय लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका ये भी संघीय लक्षण है। लेकिन एकहरी नागरिकता जो है एकीकृत एक तरह से एकात्मकता का लक्षण है ये। अब 101, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो लोकायुक्त कार्यालय की सबसे पहले स्थापना महाराष्ट्र राज्य में हुई थी, याद रखना है। अब देखते हैं 102, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। 15% मतलब जितने रहेंगे ना सदस्य संख्या उसके 15% ही मंत्री बन सकते हैं। और ये किया गया है 91 संविधान संशोधन से। 91 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, तभी से ये तय कर दिया गया कि भाई जितने भी संसद की संख्या है 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनेगा। अच्छा, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, दिल्ली के संबंध में ये क्या है? चलिए मैं बता ही देता हूँ। दिल्ली के संबंध में अगर पूछे तो 10% बताना है, वैसे 15%। 103, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 104, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संबंधित है। तो देखिए इसमें भी करंट अपडेट है। वैसे तो इसका आंसर 331 होगा, लेकिन अभी आउटडेटेड हो गया है। अब पता है क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है मेरे हिसाब से कि एंग्लो इंडियन समुदाय को जो 2 व्यक्ति को नामित किया जाता था संसद में राष्ट्रपति द्वारा, तो उसे किस संविधान संशोधन के तहत अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ये बातें ओनली आइट्स का जो नोट्स है ना अपडेटेड, उसमें मैंने पढ़ा था। अब देखते हैं इधर 105, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो मूल संरचना यानी मूल बेसिक स्ट्रक्चर की बात केशवानंद भारती वाद में हुआ था, 1973 की बात है। अच्छा, इसमें एक बात गौर करने वाली है, पता है क्या? जैसे इसमें 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बैठी थी, तो अगर इस फैसले को अगर पलटना होगा उच्चतम न्यायालय को अगर इस फैसले को बदलना होगा उच्चतम न्यायालय को, तो पता है 13 से ज़्यादा, वो भी ओड नंबर में नहीं, कम से कम 15 न्यायाधीश बैठेंगे तभी ये फैसला बदल सकता है। तो ये थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये बात जाननी चाहिए। 106, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। ये तो साफ साफ अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वो इसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के अधिकारियों द्वारा करेगा। 107, संसद में शून्यकाल का समय है, तो शून्यकाल वही 12 बजे से 1 बजे का समय जो होता है वो शून्यकाल होता है। तो विकल्प डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब लगता है समाप्त हो गया, नहीं अभी 1-2 क्वेश्चन और है इस साल का। लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो निर्वाचक गण में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? हमें पता ही है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, उसमें एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें संसद के लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और दिल्ली के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये चारों लोग शामिल होते हैं और यही लोग वोट करके फिर राष्ट्रपति बना देते हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। पूछा था शामिल कौन नहीं होता है, तो राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो याद रखना है। अच्छा, पता है एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक बनता है कि ऐसे क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो शामिल होते हैं, निर्वाचन में तो अपनी सहभागिता निभाते हैं किंतु महाभियोग में सहभागिता नहीं निभाते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था, एक ऑप्शन था मुख्यमंत्री या दूसरा ऑप्शन था राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। तो दोनों ऑप्शन उसमें सही होता, क्योंकि मुख्यमंत्री भी क्या होता है, वही होता है ना, मतलब राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है। तो महाभियोग में वो थोड़ी जाता है, वोट करने भले देगा अगर वो विधानसभा से है तो। अब 109 नंबर, भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में कौन सा शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो कई बार दोहरा चुका हूँ। आर्टिकल 79 में ये वर्णित है कि भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगा। और जब भारतीय संसद की बात हम करते हैं तो हमें 4 आर्टिकल याद आना चाहिए, 79, 80, 81, 52। 79 में संसद की संरचना के बारे में कही गई है, 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में कही गई है, 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में कही गई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सबसे पहले राज्यसभा के बारे में, फिर लोकसभा के बारे में बात की गई है। 52 क्यों? क्योंकि 52 में राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, जिसको मिला करके ही संसद का निर्माण होता है। तो ये 2015 का री एग्जाम वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आते हैं 2016 के प्रश्नों में। 83, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो लोकसभा में अगर धन विधेयक पारित हो गया और राज्यसभा में गया, 14 दिन तक उसको अधिकार है, 14 दिन तक रख ले, बस रखने का ही अधिकार है। वो सिफारिश दे ना दे, कुछ बोले या ना बोले, तो उस कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस 14 दिन में पास हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, 14 दिन। अच्छा, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो ये आपको बताना है। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। अरे बता ही देंगे, इतनी बार तो रिपीट कराया हूँ। धन विधेयक के संबंध में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा कि नहीं, यानी संयुक्त बैठक? बताइए तो ज़रा कमेंट बॉक्स में। 84, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकार है। तो संवैधानिक प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। मतलब ये हो गया कि भारत के राष्ट्रपति ही ये तय करेंगे कौन अनुसूचित जाति है, कौन अनुसूचित जनजाति नहीं है। राज्यपाल के परामर्श लेते हैं। अनुच्छेद 341, 342 में ये बातें वर्णित है। 85, सूची 1-2 को मिलाना है। तो संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया हुआ है? अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है, संवैधानिक संशोधन। वित्त आयोग की बात 280 में है, और वित्तीय आपातकाल की बात आर्टिकल 360 में है, और अखिल भारतीय सेवाओं की बात अनुच्छेद 312 में है। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ जो फैक्ट हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, प्रीवियस जो कुछ और वीडियो आपने देखा है उसमें। संविधान संशोधन का जो ये प्रावधान है, ये विश्व में कौन से संविधान से भारत में है प्रेरित? तो साउथ अफ्रीका के संविधान से। एक फैक्ट हुआ। दूसरा ये हमें याद रखना है कि क्या 360 जो है, यानी वित्तीय आपातकाल, भारत में अभी कितनी बार लागू हुआ है? तो एक भी बार लागू नहीं हुआ है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। 2 फैक्ट रिवीजन आपका फिर से शॉर्ट रिवीजन कराया। एक फैक्ट और करा देता हूँ। 249 में जब 312 हम अखिल भारतीय सेवा देखते हैं तो 249 क्या है? चलिए ये आप खुद रिवीजन कीजिए, आपने लिख लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर लिखना पसंद नहीं है तो। अब देखिए इधर 86 आ गया। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध होता है उसके लिए सरकारी आयोग प्रसिद्ध है। और जब सरकारी आयोग यानी केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजमन्नार आयोग जरूर याद कीजिए, क्योंकि राजमन्नार आयोग में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी सिफारिशें की गई थी, जिसमें से 2 तो मुझे एकदम ऐसे ही याद आ रहा है कि इसने बोला गवर्नर का पद समाप्त कर दो, दूसरा बोला अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए। मतलब IAS IPS जो बनने की हम लोग के अभी ख्वाब है ना, तो ये ख्वाब ये समाप्त कर देना चाह रहा था राजमन्नार आयोग, मतलब ख़त्म हो जाता अगर इसकी बातें मान ली जाती तो। अब देखिए, राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है। विकल्प सी इसका आंसर हो गया। राज्य वित्त आयोग का वर्णन किस में है? तो आर्टिकल 243 झ या 243 आई, जो बोल लीजिए। 88, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून आर्टिकल 253 के तहत बना सकती है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा फैक्ट है, और 2012 वाले प्रश्न में भी ये चीज़ें था। देखते हैं ऑप्शंस कितना नज़दीक है। इसमें पता है जो ज़्यादा पढ़ा रहेगा ना वो ज़्यादा कंफ्यूज होगा इसमें। क्यों? क्योंकि देखिए 249 भी है 249 भी है क्या? राष्ट्रीय हित के संदर्भ में राज्यसभा इजाज़त दे, मतलब प्रस्ताव पारित करके संसद को अधिकार दे देती है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना। तो 249 ये हो गया। उसके बाद फिर एक है 250, तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी संसद कानून बना देती है राज्य सूची के विषय पर। फिर 252 है, तो दो या 2 से अधिक राज्य अगर रिक्वेस्ट कर दे केंद्र सरकार से, संसद से, तो वो बना देती है फिर कानून राज्य के विषय पर। और 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौता, संधि या कुछ तरह का करार हुआ है तो उसके संबंध में भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है संसद। पता है ये इंटरव्यू में वाले क्वेश्चंस हैं। एक मेरे सीनियर है, उनसे ये पूछा था कि बताइए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है कि नहीं? तो उन्होंने बोला हाँ बना सकती है। तो संविधान में वे कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है?
तो ये 4 आर्टिकल था और उसने कहा कि मुझे 2 ही सिर्फ याद आ रहे थे, जो मैं 2 बताया। तो ये चारों आर्टिकल ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब देखिए 89, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान हैं? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान 324 में है, और जब निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं तो 6 वर्ष और 65 वर्ष इसका मतलब पद अवधि होती है, 6 वर्ष और या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और पद मुक्ति कैसे होती है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ठीक उसी प्रकार से जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद मुक्ति होगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मतलब जो निर्वाचक आयुक्त है, सिर्फ निर्वाचन आयुक्त, मुख्य नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ निर्वाचन आयुक्त, तो उसकी पद मुक्ति तो बड़ा आसान है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सिफारिश कर देता है राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति फिर पद मुक्त कर देते हैं। अब देखिए 90 नहीं, अभी इधर है क्वेश्चन 90 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, केशवानंद भारतीवाद 1973। इससे एकदम स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का कोई विकल्प नहीं है, प्रीवियस ईयर पढ़ना है और क्वेश्चन वहाँ 2-3 तो एकदम ऐसे ही बढ़त हो जाएगा। अच्छा, जब हम संविधान के आधारभूत ढांचा और केशवानंद भारती की बात कर रहे हैं तो 3 पॉइंट याद कर लेते हैं प्रीवियस मतलब पिछली डिस्कशन का। प्रस्तावना संविधान का भाग है, मतलब इस बाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसी बाद में केशवानंद भारती बाद में ही सबसे पहले संसद को संपूर्ण संशोधन की शक्ति दी गई। मतलब उच्चतम न्यायालय ने कहा ठीक है, मूल अधिकार में भी आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि आप मूल अधिकार में संशोधन तो करेंगे लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं करेंगे। जहाँ तक आपका संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करेगा, वहाँ तक वो अवैध हो जाएगा आपका संशोधन। तो ये बातें ध्यान रखनी है। 91, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहता है। और फिर से याद कीजिए, वही जो अभी सॉरी इंटरव्यू वाला जो क्वेश्चन बता रहा था ना, वही 49, 250, 252 और 253। तो ये ध्यान रखना है, और 1 वर्ष के लिए इसका वैधता होता है, ये भी ध्यान रखना है। 92, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की संबंधित प्रावधान है? तो ये आसान है, भाग 9 में। 73वें संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, तो भाग 9 में। अच्छा, इस समय एक क्वेश्चन आपको याद करने चाहिए कि 9A और 9B किस चीज़ से संबंधित है? तो 9A मैं बता देता हूँ कि नगरीय प्रशासन से संबंधित है। 9B किस चीज़ से संबंधित है? आप मन में सोचिए, जवाब मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। 93, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। देखिए, जितने मैं प्रश्न पूछता हूँ लगता हो इतना सारा प्रश्न कैसे बताऊँ, तो कुछ प्रश्न तो अगर आपको याद आए तो जो आपका PDF है वहीं पर आप लिख लीजिए, और कुछ आप टाइप भी करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इससे चीज़ें ना याद रहेगी कि हाँ एक वहाँ किया गया, वहाँ किया गया है, तो याद रहेगी चीज़ें, और कुछ विशेष उद्देश्य नहीं है। 93 में पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। विकल्प 20 का आंसर हो गया। अब आगे आइए 94 नंबर। तो 94 नंबर क्या है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो BR मेहता को कहा जाता है। विकल्प C इसका सही आंसर हो गया। आगे आ गया क्या? कथन है फिर से, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। तो देखिए, ये तो अभी पहले ही ऊपर में मैंने रिवीजन करा दिया था कि आर्टिकल 32 को आत्मा कहा है, हृदय और आत्मा कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। कारण क्या है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। वो 5 रिट इसी के तहत तो जारी होता है, और मूल अधिकार में जो अतिक्रमण होगा उस पर रक्षा करती है नागरिकों की। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। मतलब कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। 96 में पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्यों में लागू नहीं होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा वहाँ, क्योंकि वहाँ अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण, क्योंकि वो सब तो अनुसूचित जाति है, तो क्या आरक्षण करेंगे? आरक्षण वहाँ होता है ना जहाँ मिश्रण हो। अब आ रहे हैं, अच्छा इसमें थोड़ा सा कुछ फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। एक ये है कि नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में है। पहली बात तो ये हो गई कि नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम को छोड़कर सभी राज्य में, तो 3 राज्य में नहीं है पंचायती राज, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और है, संघ राज क्षेत्र की अगर बात करें तो दिल्ली को छोड़कर के किसी में भी पंचायती राज व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये भी पढ़ ही देता हूँ, एक जो बच गया। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई गई है, अतः पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। तो 3 पॉइंट याद रखना है, जब भी आए इसको रिपीट कर लीजिए,
रोक करके फिर से रिवाइज करके रिपीट कर लीजिए, लेकिन ज़रूर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? बाबत मतलब उसके संबंध में। तो राज्य विधानमंडल, पता ही है कि राज्य विधानमंडल मतलब पंचायती राज को जो 29 विषय दिए गए हैं, कितना उसको देना आवंटन करना है विषयों का, ये राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है। तो संरचना के बारे में भी वही बात है। अब देखिए फिर से थोड़ा कुछ पॉइंट आ गया। 243 ग क्या उल्लेख है बताइए, 243 आई क्या उल्लेख है, 243 डी क्या उल्लेख है, ये सब अभी बताया हूँ, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ क्योंकि रिवीजन इससे हो जाता है। 98 भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो नया राज्य अगर सृजित हो तो कोई विशेष नहीं, संसद का साधारण बहुमत चाहिए, बस हो जाएगा। अच्छा, क्या ये जो साधारण बहुमत से जो नया सृजित हो जाता है राज्य, तो क्या अनुच्छेद 368 के तहत ये संवैधानिक संशोधन होता है क्या? हाँ या ना? नहीं होता है, इसके व्याख्या में लिखा हुआ है। 99 भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संसद कर सकती है। ये अधिकार कब से प्राप्त हो गया संसद को? केशवानंद भारतीवाद 1973, 13 न्यायाधीशों की जो संवैधानिक पीठ बैठी थी उसने ही ये निर्णय दिया था। अब ये समाप्ति होने वाला है। देखिए वीडियो अगर लंबा हो जाए तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन पॉइंट जो याद आता है तो लगता है रिवीजन ही हो जाएगा इससे बोल देने से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित 51 में है। 51 में पता है क्या कही गई है? उसको देखिए, बड़ा अच्छा व्याख्या यहाँ पर दिया हुआ है, तोड़ तोड़ करके व्याख्या है। 4 बातें कही गई है, उससे अर्थ निकलता है। पहला क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का कर्तव्य दिया गया है, मतलब कर्तव्य बोल रहा हूँ। नीति निर्देशक तत्व में यह प्रावधान किया गया है। ख इसका दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की बात की गई है। ग ये निकलता है कि संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने की बात की गई है। और लास्ट नंबर जो घ है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को का मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने की बात की गई है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के लिए निपटाने का जो प्रोत्साहन दिया गया है, तो मेरे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि जो POK हमारा है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है एक तरीके से, तो फिर भारत क्यों इनकार करता है बार बार कि नहीं मुझे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नहीं चाहिए? सोचिए, सोच के आंसर दीजिए। मेंस का वैसे ये क्वेश्चन है। 101 अरे दरअसल पता है क्या है, मानता ही नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, इसीलिए भारत ऐसा करता है। वो बोलता है कि नहीं ये 2 देशों के बीच का बस ऐसे ही आपसी मामला है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद मानता ही नहीं है। हालांकि ये तो यूएनओ में मामला है, लेकिन अब यही चीज़ें कई अखबार में मैंने कहीं पर पढ़ी थी कि भारत का ये मान्यता नहीं है, बोलता है कि आपसी विवाद है। मोदी जी ने भी कहा था अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। संस्थान है और अनुच्छेद है तो देख लेते हैं थोड़ा। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो इसका वर्णन कहाँ है? 148 में है। वित्त आयोग का वर्णन 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण का वर्णन अनुच्छेद 323A में है। और संघ लोक सेवा का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। अब इससे संबंधित पॉइंट याद आ रहा है, लेकिन अब ना बताऊंगा, अब खुद से कीजिए। लेकिन बस एक चीज़ बता देता हूँ सिर्फ, भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक कौन थे? चलिए ढूंढ के खुद ही बताइए आंसर। अब आते हैं 102। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZG के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो 21 हो सकती है। लेकिन ये तय कौन करेगा? तो राज्य का विधानमंडल तय करता है, क्योंकि 29 के 29 विषय जो हैं वो राज्य विधानमंडल के ऊपर निर्भर होते हैं। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन शायद है 103 में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी। अब भारत का महान्यायवादी जब बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 76 याद आने चाहिए, क्योंकि इसी में महान्यायवादी की बात की गई है। आर्टिकल 88 भी याद आने चाहिए, क्योंकि इसी में ये बात कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बैठकों में हिस्सा ले सकता है, अपनी बात कह सकता है, किसी भी समितियों में बैठक में हिस्सा ले सकता है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार दोनों जगहों में से किसी जगह नहीं है। तो ये हो गया। और तीसरा पॉइंट ये कि सबसे पहले जो महान्यायवादी थे वो कौन थे? तो MC सितलवाड़ थे पहले महान्यायवादी। और जो महान्यायवादी होता है भारत का फर्स्ट विधि अधिकारी होता है। तो ये सारी बातें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कुछ सुधार की संभावना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बस कारण ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।